Hello, all of you. So, welcome to the 19th lecture of Business Studies. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लगभग लास्ट फेज पे आ गए हम इस चैप्टर के, और ये चैप्टर में अब जो है टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा दैट इज द टेलर, पैट्रिक टेलर की टेक्निक्स जो हैं। टेक्निक में हमने तीनों टेक्निक पढ़ ली थी। आइए थर्ड टेक्निक को एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं, करेक्ट, कि ये काम कितनी जल्दी, कैसे बेहतर कैसे हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट में कैसे हो सकता है, मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। इसमें नंबर 1 आती है दैट इज द फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या देखा था अपन ने? फटाफट रिवाइज करो जल्दी जल्दी। फटीग स्टडी क्या था? तो सर हमने देखा था फटीग स्टडी का मतलब है कि भाई हम जो काम करने के दौरान कुछ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज और वो थक जाते हैं, तो उन्हें ब्रेक लेना चाहिए। उन्हें क्या लेना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। तो हमने इसमें देखा था 3 चीजें, याद रखिए 3 चीजें। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ ब्रेक होने चाहिए। करेक्ट। तो ये अपन ने देखा। फटीग स्टडी का मतलब आपको क्लियर हो गया था कि भाई कई बार क्या होता है, द एम्प्लॉयज आर टायर्ड, सो दैट क्या करते हैं वो, अगेन दे जस्ट टेक द ब्रेक and they full of energy, full of joy, and then go to work. नेक्स्ट हमने देखा there is a method study. Method study में हमने क्या देखा कि भाई there are number of methods. करेक्ट। किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने की या कोई भी काम करने की कई सारी मेथड होती हैं, मगर उनमें से बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना ही मेथड स्टडी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टाइम को करना। स्टैंडर्ड टाइम कि भाई हम पर्टिकुलर कितना टाइम किसी भी काम करने के लिए कितना हम टाइम डिवोट कर रहे हैं, या टारगेट बनाते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं। अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता है तो उसके कॉजेस का पता करते हैं, और कॉजेस का पता करने के बाद क्या कारण है, देन वी करेक्ट द डेविएशंस। ठीक है। नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हमने देखा था कि भाई हम जब भी कोई काम करते हैं तो देयर इज एन स्पेसिफाइड एक्शन। कुछ उसमें प्रोडक्टिव एक्शन होते हैं और कुछ अनप्रोडक्टिव एक्शन होते हैं। करेक्ट। तो वो अनप्रोडक्टिव एक्शंस को हटाना, दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। और फिर कई सारी केस स्टडीज हमने पढ़ी थी। तो आइए अब जो अगली केस स्टडी कुछ बची हुई है उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ी कंबाइंड स्टडी भी आने वाली है, सारे प्रिंसिपल पे बेस्ड। याद रखिए हमने अभी तक कितना पढ़ा है मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में 14 प्रिंसिपल हमने हेनरी फ्यूल साहब के पढ़ चुके हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल। देन 4 प्रिंसिपल हमने टेलर के पढ़े हैं, और 3 टेक्निक हमने टेलर की पढ़ी है। इस तरह से 14 और 4 18 और 3 21। ठीक है, 21 जो है वो पढ़ेंगे। एक और टेक्निक रही है, वो अभी आगे अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। नाउ इन द स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अभी स्कूल का एक केस स्टडी दी हुई है। तो इन द स्टाफ मीटिंग में भाई प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रेज ऑब्जेक्शन दैट द टीचर स्टार्ट द टीचिंग आफ्टर 5 to 10 minutes टू द 3rd floor क्लास। तो भाई जो प्रिंसिपल है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि जो टीचर है वो क्लास में पहुंचने के बाद 5-10 मिनट के बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। ये उनका ऑब्जेक्शन है। करेक्ट। और वो भी कौन से फ्लोर पे है क्लास उनकी, बेचारे टीचर्स की 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे जाते हैं, है ना, थक जाते हैं मुझे। देखिए ही वॉन्ट देम एज अ स्टूडेंट आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस, है ना। स्टूडेंट देखिए कितने पंचुअल स्टूडेंट है कि भाई 5-10 मिनट भी देर से पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। आप ऐसे स्टूडेंट है क्या? आप तो और बोलते नहीं सर, और टाइम पास, है ना, और मत पढ़ाओ, और 15 मिनट देर से पढ़ाओ। तो ये पंचुअल स्टूडेंट है थोड़े, आपके जैसे ये होनहार नहीं है ना, इसलिए। चल, तो द टीचर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। अब टीचर बेचारे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट व्हेन ही क्लेम्स द स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू 3rd फ्लोर, जब वो 3rd फ्लोर तक चढ़ के जाते हैं, वी गो सम टायर्डनेस एंड नीड 5 to 10 minutes रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। सही बात है भाई, 3 फ्लोर चढ़ के जाएंगे तो देयर इज एन टायर्डनेस तो आई जाएगी।
सो द प्रिंसिपल प्लान टू इंस्टॉल द लिफ्ट इन ए स्कूल। तो प्रिंसिपल सर ने क्या प्लान किया है भाई कि भाई क्यों ना हम क्या करें, लिफ्ट लगा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो द टीचर डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन द वेस्टफुल एक्टिविटीज, है ना। तो चढ़ के जाते हैं ऊपर तक तो थक जाते हैं, और थक जाते हैं इसीलिए जो है 5-10 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ने क्या डिसाइड किया, लिफ्ट लगा देंगे स्कूल में हम। गुड। स्टेट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय द प्रिंसिपल। अब आपको बताना है कि कौन सी साइंटिफिक टेक्निक का प्रिंसिपल ने इस्तेमाल किया है। क्या लगता है आपको, सीढ़ियां चढ़ के जाना 3rd फ्लोर तक, और उसके बाद फिर बैठना वहां, थक जाना, और फिर तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई 3rd फ्लोर तक जब हम चढ़ के जाते हैं, है ना, तो थक जाते हैं। अब यदि लिफ्ट होगी तो हमारा वो समय बचेगा और थकान भी नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल सर ने या प्रिंसिपल मैम ने यूज की है मोशन टेक्निक कि भाई अनप्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव था उसमें और कुछ अनप्रोडक्टिव था, तो उन्होंने अनप्रोडक्टिव को कैसे हटाया जाए उसका तरीका निकाला है लिफ्ट लगा के। करेक्ट। तो यहां पर दैट इज द स्टडीज द टेक्निक ऑफ जो है मोशन स्टडी का यहां पर यूज किया है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 51 की, एनी अदर टेक्निक, इसके अलावा कोई 2 टेक्निक के और नाम बताना है। तो कोई भी इसके अलावा 2 टेक्निक का आप नाम बता सकते हो। ये मैं बता दूं आपको कि ये जो है 51 का ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग क्वेश्चन है नहीं है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है और ये क्वेश्चन नंबर बी है। तो ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है। ठीक है, टेक्निक जो कौन सी टेक्निक यूज हुई है, तो मोशन स्टडीज में यूज हुई है। और उसके बाद फिर अदर टेक्निक कौन कौन सी है, तो फंक्शनल, फॉर्मेनशिप और टाइम स्टडीज, ये दोनों। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्या कहता है, देखिए, इन अ फैक्ट्री अ टूल बॉक्स वॉज केप्ड अंडर अ टेबल ऑफ एवरी वर्कर्स। तो टूल बॉक्स जो है ना, वर्कर जो है, अब ये कोई रिपेयरिंग कंपनी होगी, इसका काम होगा, सर्विस सेंटर होगा, कोई सर्विसिंग करना गाड़ी वगैरह की। तो टूल बॉक्स जो है वो उनके कहाँ रखा हुआ है, टेबल के। वेन एवर द वर्कर नीड टूल्स दे हैड बेंड टैप आउट टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड केप्ट इट बैक आफ्टर यूज। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी वो टूल बॉक्स को उठाना पड़ता है ना, नीचे रखा हुआ है बॉक्स में, सर्विसिंग कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। करेक्ट, यही करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार, जितनी बार वो टूल्स रखने के लिए भी और उठाने के लिए भी, बार 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 बार। ठीक, तो अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, द न्यूली अपॉइंटेड सुपरवाइजर ऑब्जर्व it and suggest to keep the stool near the worker's chair, so where the toolbox can be placed, so that the workers do not waste their energy for bending again and again. तो अब उन्होंने क्या किया कि स्टूल रख दिया बाजू में, ये स्टूल है ना, ये स्टूल रख दिया यहां बाजू में। अब काम कर रहे हैं, फटाफट यहीं से लिया और यहां से अपन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इस मूवमेंट को, ये जो बार बार झुकने और उठने का जो मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। वो अनप्रोडक्टिव था एक्चुअल में, है ना, कोई दूसरा ऑप्शन भी उसके बदले में हो सकता है। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था, उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा दिया। तो यहां पर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया मैनेजर ने, मोशन स्टडी। करेक्ट, मोशन स्टडी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो और इसके अलावा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी, तो ऑब्जेक्ट वहां पर लिख देने हैं। ठीक है, जो अपने पढ़े हैं वहां। फिर उसके बाद आगे आते हैं 54, द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी। ये तो 54 का आंसर लिखा है। 55 पे आइए, 55 क्या कहता है, तो 55 कहता है मिस्टर मुकेश यूज टू मैन्युफैक्चर शूज। तो मिस्टर मुकेश जो है वो शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम है उनका, शूज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग लेबर हु वर इजीली अवेलेबल। करेक्ट, तो मुकेश जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर आसानी से मिल जाते हैं। वेरी गुड। व्हेन हिज सन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA ज्वाइन द बिजनेस, ही एनालाइज दैट इफ वी यूज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड, तो लेबर की जगह मशीनें यूज करना, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो लेबर की जगह क्या यूज करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करना। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव। बाय यूजिंग द मशीन it will reduce the cost
एंड क्वालिटी ऑफ शूज विल ऑल्सो इम्प्रूव। हाँ जी, अब उनका बेटा आया भाई मिस्टर मुकेश, पहले तो लेबर से काम लेते थे ना, पुराने जमाने में हम देखते हैं कि भाई लेबर काम लगे। अब नया यंग एंटरप्रेन्योर आया और उसने कहा कि भाई पापा ये जो है शूज बनाने के लिए बेहतर मशीन आपको मिल जाएंगी और इससे अपनी कॉस्ट भी कमाएगी और क्वालिटी भी बदल जाएगी। तो कौन सी स्टडी यहां पर आ रही है, याद आ रहा है? ऐसी बेस्ट स्टडी जिससे हमारी क्वालिटी बढ़ जाए और कॉस्ट कम हो जाए, ऐसी कौन सी स्टडी है वो? सोचो सोचो जल्दी। हाँ, ऐसी मेथड को फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। उसे हम क्या कहेंगे? मेथड स्टडी कहेंगे। क्लियर? नाउ उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्टडी। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है बेस्ट वे टू फाइंड, सबसे अच्छा वे, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी मेथड को फाइंड करना ही इस मेथड का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ यहां मिसिंग है क्या? एक बार पढ़ते हैं, कुछ मिसिंग लग रहा है। अच्छा ये मिल गए हैं यहां तक। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो है मेरे ख्याल से यहां तक कोई दूसरा, यहां से क्वेश्चन चालू होना चाहिए, मैंने कुछ और तो पूछा नहीं। ये वाला जो है ये मेरे ख्याल से ये लाइन यहां पर गलती से आ गई है, तो ये इतना। हाँ जी, यहां से पढ़ते हैं। मिस्टर राजीव इज एन ऑनर ऑफ द लक्ष्मी डेयरी। लक्ष्मी डेयरी के मालिक है मिस्टर राजीव। वेरी गुड। नाउ he always taste various way to producing the different product and choose the best and the most economical way of production। और हमेशा वो क्या करते हैं? कई सारे टेस्ट करते रहते हैं कि हम जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमम कॉस्ट पर और मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें। करेक्ट? इसके लिए वो हमेशा क्या करते हैं? जो है प्रैक्टिकल करते रहते होंगे, टेस्ट करते रहते हैं। he is also very particular about fix the place for everywhere। हर एक चीज का फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। उनका कहना है कि हर एक चीज अपनी जगह पर रहनी चाहिए। करेक्ट? एंड मेक श्योर दैट एम्प्लॉय ऑल्सो गिविंग अ फिक्स्ड प्लेस एंड देयर इज अ नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन अ प्रोडक्शन। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई बाय मिस्टर राजीव एंड विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। मतलब एक प्रिंसिपल टेलर का यहां आ रहा है, एक टेक्निक टेलर की आ रही है और एक प्रिंसिपल फ्यूल का आ रहा है। यहां पे दो आ रहे हैं। तो टेक्निक तो हमको समझ में आ रही है, आप अभी पढ़ी है आपने टेक्निक। कौन सी है भाई? कई सारे टेस्ट करते रहते हैं, देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन है। ये गुड्स दो लगा के देखे आउटपुट ज्यादा है, कैफे लगा के देखा आउटपुट। कौन सी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक? ये दैट इज मैथड स्टडी है ना। देयर इज ए नंबर। हमसे क्या बोलते हैं टेलर भैया हमसे ये बोलते हैं कि भाई आप जो है बेस्ट मेथड आप ढूंढो। और कैसे ढूंढोगे आप बेस्ट मेथड? ट्रायल एंड एरर, बार बार करो, अगेन ज्यादा बार करो, अगेन करो एंड करो एंड करो। ठीक है? तो इस तरह से वो बेस्ट मेथड ढूंढने के लिए हमसे कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से। और अब यहां पर हर एक चीज का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग हैव अ फिक्स्ड प्लेस, एवरी एम्प्लॉय इवन हैव अ फिक्स्ड प्लेस। कौन सा बोल रहा है ये? दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हर एक चीज ऑर्डर में होना चाहिए। यहां ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। ये देखा था अपन ने, याद है आपको? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप आते हो और टाई यहां फेंक रहे हो, बैग वहां फेंक रहे हो, मोजे वहां उतार दिए, जूते वहां पड़े हैं। ये क्या है? ये ऑर्डर में नहीं है। याद आ रहा है? बस वो यहीं पर एग्जाम्पल आएगा, यही है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज द मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? इसका ये पहले भी आया है भाई, बताइए मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन है ना। एक्चुअल में ये ऑलरेडी हमने एक जगह पर पढ़ा है, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये
एक प्रिंसिपल में पढ़ा है हमने, याद आ रहा है, देयर इज एन मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ दो ग्रुप हैं, करेक्ट? कौन कौन से ग्रुप हैं? एक मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप। याद आ रहा है आपको? दोनों की सोच क्या है, क्या सोचते हैं? वर्कर क्या सोचते हैं? याद आ रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो ऑनर हैं, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हमें पैसा कम दे रहे हैं, दैट इज अ पेड लेस एंड मोर वर्क, ओवर बर्डन है हम। ये कौन सोच रहा है? एम्प्लॉय सोच रहे हैं, वर्कर सोच रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो क्या मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? तो मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि ये जो वर्कर है किसी काम के नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहा है मैनेजमेंट, करेक्ट? तो वर्कर कुछ अलग सोच रहा है और मैनेजमेंट कुछ अलग सोच रहा है। देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहां पर मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है दोनों को अपनी इस थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलना होगा, ठीक है? उसी को कहेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन। ये कैसे बदलेगी? जब दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे, करेक्ट? जैसे जब मैनेजमेंट को प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, ऑनर को प्रॉफिट हुआ, तो अपने इस प्रॉफिट को उसने अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना चाहिए, बोनस देना चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉय कैसे करेंगे? तो एम्प्लॉय अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे ये मेंटल रिवॉल्यूशन है कि ये एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को झेलना मतलब खुशी से झेलना, दैट इज अ जॉयफुल एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं हम, तो खुशी से, करेक्ट? तो ये जो है दैट इज ऐसी थिंकिंग बदलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर। एक दूसरे के प्रति जो मेंटल एटीट्यूड बना के रखा है ना, जो एक दूसरे के प्रति आपने जो सोच बना के रखी है उसे बदलना चाहिए, है ना? फिर देखिए लिखा है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या बदलना? दैट इज द मेंटल एटीट्यूड बदलना, मेंटल एटीट्यूड ने बदलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, करेक्ट? नंबर 3, दैट इज अ रूलिंग आउट द फीलिंग्स ऑफ सस्पेशियस एंड प्रेजुडाइज फ्रॉम द माइंड ऑफ द वर्कर। तो ये जो सस्पेशियस एंड प्रेजुडाइज की फीलिंग है, ये वर्कर और मैनेजमेंट में से हटना चाहिए, तभी मेंटल रिवॉल्यूशन आ सकता है। क्लियर? समझ में आया? कई बार ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी दो ऐसे, जैसे मान के चलिए आपकी क्लास में कोई ऐसे ग्रुप है या कोई दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल उनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल पटती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है उन दोनों के बीच में। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो उनमें मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? जब एक दूसरे के प्रति अच्छी थिंकिंग, अच्छे विचार आएंगे तो हम उसको बोलेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन। तो बस यहीं पर वो दो ग्रुप आप मान लो, एक मैनेजमेंट का ग्रुप है और एक वर्कर का। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है इंप्रूव। एडवांटेज क्या है भाई इसके? एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो एडवांटेज है इंप्रूव द इफिशिएंसी को बढ़ाना, इंप्रूव द इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन से। सिमिलरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, क्या करना है? कम करना है, और जो भी वेस्टेज वगैरह है उन सबको एलिमिनेट करना है। ड्यू टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ फर्म अनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस को फर्म्स के, और ताकि हम कैप्चर कर सकें। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब एक दूसरे का दोनों साथ देंगे तो प्राइस कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, प्राइस भी कम होगा, अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी भी अच्छी होगी। अंडरस्टैंड द कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग आएगी दोनों में, ठीक है? क्लोजर। मोर ट्रेनिंग टू इंप्रूव द स्किल ऑफ द वर्कर, ट्रेनिंग दे पाएंगे, समझ पाएंगे हम वर्कर्स को कि इसको नहीं बन रहा है, ठीक है? वो भी खुल के बोल पाएगा कि सर ये मुझे नहीं आता है, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है? यदि इस तरह का एक एटमॉस्फेयर होगा, है ना? कई बार आप देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे अंदर जो एटीट्यूड बना है,
ठीक है, वो ये मायने रखता है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या दिक्कत होती है, एक कि स्टूडेंट बच्चे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो वैसा है। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पर पेरेंट जो हैं वो लिबरल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं पेरेंट्स से। तो ऐसे कई बार हो सकता है, कई बार गलत भी फ़ायदा उठा लेते हैं बच्चे ऐसे फ्रीडम का, पर ये अपनी अपनी जगह पे है वो। बट यहाँ पर बोलना ये है कि हमें मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, उनके ओपिनियंस लेना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉय ने मैनेजमेंट से जो भी कमिटमेंट किए हैं वो पूरे करने चाहिए। क्लियर? सो अनेबल द वर्कर टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट। तो याद रखिए, टेलर ने सजेस्ट किया है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये उन्होंने तरीका बताया है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आपको अप्लाई करना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का मतलब है कि भाई आपको स्किल के हिसाब से वेजेस मिलेगी। आप में जितना स्किल है या जितना आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी। पीस रेट या डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम, प्राइस वेजेस है, तो प्राइस वेजेस का मतलब है आपको अलग अलग इसके हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी। क्लियर? हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। तो चलिए 56 पढ़िए, थोड़ा मैं कैरी का जूस। 56 क्या है? विच टेक्निक ऑफ टेलर इंसिस्ट इन पेइंग हायर वेजेस ऑफ द इफिशिएंट एम्प्लॉय। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है टेलर का जो कहता है कि इफिशिएंट को ज्यादा पैसे मिले और इनएफिशिएंट को कम मिले? तो दैट इज अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। एक्चुअल में वो पीस रेट ही होगा बेटा, वो प्राइस नहीं होगा। प्राइस रेट सिस्टम कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो बार बार मेरे मुंह से पीस रेट ही निकल रहा था, गलत टाइप हो गया होगा। पीस रेट सिस्टम, ठीक है, पीस रेट ही होगा वो। हाँ जी, अब आते हैं कुछ ऐसे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स पे जिनमें बताया गया है कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हमने पहले एक दो बार, मतलब एक बार हमने सिर्फ पढ़ने में आया, मैंने आपको उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। जैसे अपन ने देखा था ना काइजन टेक्निक, सिक्स सिग्मा टेक्निक, तो इसमें जस्ट उनके एक इंट्रोडक्शन दिए हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज फॉर जस्ट नॉलेज। तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है ऑपरेशनल रिसर्च, पहली टेक्निक है। तो यहां पर रिसर्च में है कि भाई लगातार हर एक चीज पर रिसर्च, मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी मेथड पे लगातार रिसर्च होती रहनी चाहिए। तो देखिए लिखा है, इन द डेवलप्ड, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ द वॉर। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था ताकि वर्ल्ड वॉर ऑप्टिमाइज हो सके, बहुत ज्यादा जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के यूज के लिए रिसर्च। लर्न मैन्युफैक्चरिंग, तो दिस टेक्निक फोकस द 7 वेस्टफुल ऑफ ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप और एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये इन सब चीजों में जो भी वेस्टेज है उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम लर्न मैन्युफैक्चरिंग। काइजन अभी एक जापानीज टेक्निक है, इसमें चेंज फॉर बेटर हम करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि चेंज फॉर बेटर का मतलब है कि ये जापानीज टेक्निक है, इसमें हम देखते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कई बार वो प्रोडक्शन करने में कुछ ऐसी चीजें भी हम उस प्रोडक्ट में इंसर्ट करते हैं जो अनप्रोडक्टिव है। जैसे आपने देखा कि पहले टेलीविजन जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था ना, टीवियां, कंप्यूटर कितने बड़े आते थे, आज एकदम स्लिम हो गए, बड़े से बड़े टीवी एकदम स्लिम आते हैं। तो अब ये जो है ये कैसे हुआ कि भाई उनमें जो लगने वाला जो वेस्टफुल प्रोडक्ट था, जो यूज का नहीं था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने लगा तो दी मगर कंज्यूमर उसका यूज ही नहीं कर रहा है,
तो उसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप मोबाइल में पहले सिम लगाते थे तो सिम तो वो छोटी सी थी उसके अंदर, मगर वो चिप बहुत छोटी थी, मगर वो सिम तो बड़ी आती थी। तो बाद में क्या किया कि वो वेस्टेज को निकाल दिया, है ना। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ काइजन टेक्निक। तो जो भी वेस्टफुल होता था उसको एक्सपेरिमेंट करके देख देख के, आप देखा ना आपने, सिम बिल्कुल जो चिप है उसके ही साइज का वो पूरा सिम हो गया। नहीं तो पहले उसका साइज बड़ा होता था, हैंडेबल होता था, आजकल हैंडेबल नहीं होता उतना, मगर ठीक है एक बार लगा देते मोबाइल में तो चलता रहता है। नाउ 6 सिग्मा, तो अगेन इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी वेरिएशन। तो क्वालिटी में जो वेरिएशन आ रहे हैं उनको हटा के, ये भी टेक्निक है। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि भाई जनरली स्टॉक रखने की कॉस्ट आती है। जैसे जितना ज्यादा स्टॉक कोई मैन्युफैक्चरर रखता है उसको उतनी ज्यादा कॉस्ट आ गई, क्योंकि गोडाउन का रेंट, उसकी देखभाल का खर्चा करना पड़ता है। तो दैट इज अब क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री ना रख के हम क्या करते हैं कि जहां हमारा रॉ मटेरियल उसके बाजू में फैक्ट्री अपन ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पूरी स्टॉक की कॉस्ट, कि भाई जैसे बाजू में मान के चलिए कि हमारी रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल खत्म होगा तो तुरंत बुला लेंगे यहाँ कि भैया दे दो, रॉ मटेरियल दे दो। इसलिए हमें इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या रखनी भी पड़ेगी तो बहुत कम रखनी पड़ेगी। क्लियर। तो इस तरह से इट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो कुछ टेक्निक्स यहां पर हैं। अब चलिए कुछ डिफरेंस यहां दिए हुए हैं, तो एक बार वो डिफरेंस हमें पढ़ना है, ऑलरेडी कंसेप्ट अब हमें ये आते हैं। तो सबसे पहला, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या है भाई, टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम। ऑब्वियसली बात है, स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई किसी काम में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए। मेथड स्टडी क्या है, तो मेथड स्टडी या मोशन स्टडी कंडक्ट टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट को फाइंड करना। ठीक है, टोटल मूवमेंट को फाइंड करना। याद रखिए, टाइम के लिए आपको क्या लेके बैठना पड़ेगा, वॉच, स्टॉप वॉच। जबकि मोशन के लिए मैंने आपको बताया था, शूटिंग करना है आपको, कैमरा, हैंडी कैम। ठीक है, तो पर्पस क्या है टाइम स्टडी का, टू फिक्स अप द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना और उसके बाद फिर वर्कर्स को बताना। मोशन स्टडी का एलिमिनेट द वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करना। मेथड क्या है, स्टॉप वॉच का सहारा लेंगे सर, यहां पर एक रिकॉर्डिंग कैमरा, मूवी कैमरा जिसको बोलते हैं, हेल्प द मूवी कैमरा, और कीप द आई, लगातार हम वर्कर्स को शूट करेंगे, क्या कर रहा है वो, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वर्कर को क्या करेंगे, शूट करेंगे, शूटिंग करेंगे उसकी, और फिर बाद में आराम से बैठ के देखेंगे और उसमें कौन से उसके मूवमेंट वेस्टफुल है उसको एलिमिनेट करेंगे। अब कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। अब ये कंपैरिजन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए ये, नहीं इसके बाद अच्छा रहे 2-3, ठीक है। तो इसमें कुछ फोकस याद रखिए, टेलर और फ्यूल दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ज्ञाता हैं, दोनों ने ही काफी अच्छे प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं। टोटल फ्यूल की बात की जाए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा हेनरी फ्यूल को, तो 14 प्रिंसिपल फ्यूल ने दिए हुए। टेलर की बात की जाए तो प्रिंसिपल 4 दिए हैं और 4 ही क्या दी हुई है, टेक्निक्स भी दी हुई। तो देखिए कंसर्न, तो ये जो है टेलर, पहले टेलर ने दोनों टेक्निक और प्रिंसिपल दिए हैं, और ये हमेशा वर्कर्स की इफिशियंसी के बारे में, मतलब ये वर्कर ओरिएंटेड है। जितने भी प्रिंसिपल हैं वो वर्कर पे अप्लाई करने, वर्कर ये करो, वर्कर को वो करना चाहिए, वर्कर को ऐसा करना चाहिए, वर्कर को ये टाइम, वर्कर, सारे प्रिंसिपल वर्कर। अब यहां पर जो है ये मैनेजमेंट इफिशियंसी के बारे में, फ्यूल मैनेजमेंट को बोलता है, मैनेजमेंट शुड इंप्रूव देयर द वर्क, मैनेजमेंट शुड इंप्रूव देयर, करेक्ट। तो ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, याद रखिए। टेलर के प्रिंसिपल लेबर ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, जबकि फ्यूल के प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। लेवल, तो इट अट्रैक्ट द स्टडी अप्रोच द लोएस्ट लेवल, देखिए लोएस्ट लेवल पे अप्लाई होते हैं, जबकि ये जो है ये हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। एम्फेसिस, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, काम को स्टैंडर्ड करना,
जबकि ये जो है ये फंक्शन को, मैनेजर के फंक्शन को एम्फेसिस करते हैं, मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को व्यवहार कैसा करना चाहिए उस पर एम्फेसिस करते हैं। फोकस तो एलिमिनेट द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग द एनर्जी। यहां पर डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ बेटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बेटर करना। इट फोकस टू इंप्रूव द ओवरऑल अचीव स्टेशंस। मेजर कंट्रीब्यूशन, तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वॉज साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल है, और इनका 14 प्रिंसिपल जो उन्होंने दिए हैं वो है 14 प्रिंसिपल। ठीक है। पर्सनालिटी, तो टेलर जो है डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम अ फेमस एज अ, ध्यान दीजिए अब ये इंपॉर्टेंट है, फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा हैं ये। अब क्वेश्चन आ सकता है हु इज द पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फ्रेडरिक टेलर इज एन पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। नाउ अब यहां पर जनरल मैनेजमेंट के पापा, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल इज एन फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्लियर। तो ये रिसर्च एज अ प्रैक्टिशनर के रूप में। यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड में दोनों का डेविएशन है, याद आ रहा है आपको। एक प्रिंसिपल बोलता है 8 बॉस होने चाहिए, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, गैंग बॉस पढ़ा था ना वो, हाँ वही वाला। तो ये 8 प्रिंसिपल मतलब आपको कम से कम 4 बॉस से या 8 बॉस से ऑर्डर मिलेगा, ऐसा टेलर का कहना है। जबकि यहां ये 1 बॉस की रणनीति रखते हैं कि भाई एक ही बॉस होना चाहिए। एक्सप्रेशन, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक्सप्रेशन है, जबकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सप्रेशन में जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सिचुएशन है अप्लाई, और ये यूनिवर्सली किसी भी सिचुएशन में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कंपैरिजन कई बार एक मार्क के लिए ये आता है कि टेलर और फ्यूल कई बार बोल सकते हैं कि कंसेप्ट के बेस पर क्या कौन से हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पर किन के फादर हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कुछ 2-3 केस स्टडी रही हैं, तो आज हमारा ये चैप्टर स्वाहा हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि दे आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि भाई हम जो है टेलर के करेंगे तो हम फ्यूल के नहीं करेंगे, फ्यूल के करेंगे तो टेलर के नहीं कर पाएंगे, यानी ये सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी किसी एक के कर पाएंगे। और जबकि ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि दोनों के ही करने पड़ेंगे, इसके करेंगे तो उसको भी हमें करना पड़ेगा, इसके मतलब फ्यूल के करेंगे तो टेलर के, टेलर करेंगे तो फ्यूल के। तो ये जो है ये कौन कहता है तो हमें ये है कि भाई मैनेजमेंट में क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, करेक्ट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है दोनों। वन बिलीव दैट, अब एक्चुअल में कुछ प्रिंसिपल को छोड़ के, क्योंकि कुछ में कॉन्ट्राडिक्ट आता है तो कोई एक करना पड़ेगा, जैसे वो बॉस वाला प्रिंसिपल है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1 बॉस वाला भी कर लिया और मल्टीपल बॉस वाला भी कर लिया, वो 8 वाला, ऐसा नहीं। तो कुछ चीजों को छोड़ के वन बिलीव दैट द मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स while the other suggest the employee compensation should be depend upon their earning capacity, should give them a reasonable standard of living. Identify and explain the principle of management by the Taylor and Fuel, यहां पर जो बताया गया है। तो अब देखिए यहां पर एक तो रेम्यूनरेशन के बारे में बात की गई है, करेक्ट। जनरली रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन के बारे में बात की गई है कि कंपनसेशन जो है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन शुड बी डिपेंड अपॉन देयर कैपेसिटी एंड शुड बी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इतना होना चाहिए कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, करेक्ट। तो पहली चीज तो यहाँ रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल आ रहा है, हमने कौन सा, हेनरी फ्यूल का हमने पढ़ा था, याद है, रेम्यूनरेशन। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है कि ये देखिए ये वाली लाइन में, मैनेजमेंट should share their gain with the worker while others suggest that employee compensation should be, तो ये should be share the gain, जो भी गेन हो रहा है उसे शेयर करना, करेक्ट। तो ये कौन सा है, दैट इज अ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ये मेंटल रिवॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, कि हार्मोनी रहना चाहिए। ये जो मेंटल रिवॉल्यूशन हमने एक टर्म पढ़ा था, काय में पढ़ा था, हार्मोनी
हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में पढ़ा था। क्लियर? तो ये इसमें आना चाहिए। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। फिर निकिता एंड सलमान कंप्लीटेड देयर MBA एंड स्टैंड्स वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज एट द सेम लेवल। सेम लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। आर हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर, और अपने एम्प्लॉयर से खुश हैं। गुड। ठीक है। सलमान हैज अ हैबिट ऑफ बैक बिटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट द कलीग्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। All the employees of the organization knew about it. At the time of performance appraisal, the performance of Nikita was judged better than Salman. Even their boss, Mohammad Sarif, decided to promote the Salman, starting that the female Nikita was not able to handle the complication of the higher post. क्योंकि वो बैकबिटिंग था सलमान, इस वजह से। Identify and explain the principle of management which was not followed in the multinational companies. बताओ भाई फटाफट, कौन सा प्रिंसिपल इसमें आ रहा है? कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं हुआ, जिसमें इस तरह का बैक बिटिंग का केस हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? सोचो, जब तक मैं सोचो जल्दी। प्रिंसिपल कौन सा आ रहा है? 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं, फटाफट जल्दी बताओ। अच्छा नाम बताऊं तो बताओगे क्या? चलो नाम देखो। अच्छा, क्योंकि ये याद आना चाहिए, है ना। सबसे पहले फ्यूल का आ रहा है या फिर टेलर का आ रहा है, ये तो क्लियर है। फ्यूल का, हेनरी फ्यूल में। ठीक है, हेनरी फ्यूल का देखो। प्रिंसिपल नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रहा है? इसमें तो नहीं है। थर्ड नंबर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन याद आ रहा है क्या? डिसिप्लिन में पता है क्या करते हैं? डिसिप्लिन में कमिटमेंट, अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अपने कमिटमेंट को पूरा करता है और वर्कर्स अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी। फिर सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ये आएगा क्या? करेक्ट, कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना, तो ये भी नहीं। ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन देना नहीं। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये सब ध्यान से सुनना है। स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव्स और डी क्रॉप्स, है ना। ये तो पूरे हुए। अब इनमें से आप मेरे को बताइए कि इसमें कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बताइए फटाफट। ऐसा अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक। ये भी पढ़ा हुआ है, वर्क स्टडी। चलिए बताइए फटाफट, सोचिए सोचिए कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला। कौन सा आएगा कि भाई एक अच्छा काम कर रहा है मगर क्योंकि वो फीमेल है, मैंने आपको 14 के 14 रिवाइज करवाएं इसीलिए। बोलो जल्दी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है ना भैया। आपको जो है काय के बेस पर कि भाई फीमेल है, काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, इसलिए जेंडर के बेस पे अनइक्वलिटी कर दी, तो इस वजह से दैट इज। फिर नेक्स्ट है दैट इज नमिता एंड असलम completed their MBA, start working in a multinational company at the same level. Both are working hard and happy with their employer. Aslam had an habit of backbiting, वो ही सेम है। ठीक है, छोड़ दो उसको। Which technique of Taylor act as an strongest motivator for the worker to reach the standard performance?
तो भाई कौन सी टेक्निक है टेलर की जो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है वर्कर्स के लिए और उनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे पहुंचने के लिए वो काम आएगी? कौन सी टेक्निक है वो? दैट टेक्निक इज द मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। करेक्ट, उनका मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तभी वो अपने स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन द फंक्शनल फॉर्मेट से पहली वाली टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्केलर चेन, आपको पता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगली केस स्टडी है, लास्ट देखिए 81 नंबर की केस स्टडी तक आ गए, मतलब 81 नंबर के क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो भाई आपका विद्यालय बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो आपका विद्यालय स्कूल का नाम है, काय पे बिलीव कर रहे हैं? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू द मिक्स ऑफ सर्कुलर, को सर्कुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। नाउ ऑन इट्स फाउंडर डे a stage performance had to be put up, that is put up. The committee of the 10 prefects was constituted to plan the different aspects of the function. They all decided to use the recycle paper for decoration. recycle paper हम use करेंगे decoration के लिए। very good. It was spirit of unity and harmony that all the members support with each other with mutual trust, belongingness. The program was systematically planned and executed. That is a Karthik, one of the prefects, realized that unknowingly the group has applied one of the principle of management while the planning and executing the program. He was so inspired by the success of the function and that he asked his father to apply same principle in a business. His father replied that it was already using this principle. तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क छोड़ता हूँ अभी। ये जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है, तो कोई डाउट है? हमारे 2 चैप्टर खत्म हुए बिजनेस के। ठीक है, मेरे ख्याल से 19th लेक्चर है, तो ठीक है 10 दिन के आसपास में एक लेक्चर खत्म होता है, एक चैप्टर। तो कोई डाउट है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, तो यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, नए लेक्चर से नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।